मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास की वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और सातवाहन काल से कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन आप इससे डिमोटिवेट मत होइए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि वैकेंसी अचानक से आएगी और उस समय आपको पढ़ने के लिए समय नहीं मिलेगा। अभी से पढ़ते रहेंगे तो बहुत ही आसानी से आप कोई भी एग्ज़ाम आगे के क्रैक करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए आप इसके सारे वीडियो सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जो था वो एक राष्ट्रीय राजवंश था। हमने और पहले भी पढ़ चुका है कि यहाँ राजवंश दो तरह से स्थापित थे, एक राष्ट्रीय राजवंश और दूसरा आपका क्षेत्रीय राजवंश। तो सातवाहन जो वंश था वो आपका राष्ट्रीय राजवंश था। इनके प्रमुख राजा, इनकी जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान, और इनके जो प्रमुख राजा थे वो थे, एक थे अपीलक और दूसरा कुमारवर्दत्त। राजाओं की जानकारी या कि छत्तीसगढ़ के इतिहास या किसी भी क्षेत्र के इतिहास की जानकारी हमको यहाँ से मिले साक्ष्यों के आधार पर की जाती है। तो बालपुर से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये बालपुर है आपका जांजगीर चांपा में। मल्हार बिलासपुर से भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बूढ़ी खार से वैष्णव की मूर्ति प्राप्त हुई है। उसी तरह कुमारवर्दत्त के गुंजी के शिलालेख से कुमारवर्दत्त की जानकारी मिलती है, जो आपका जांजगीर चांपा में है। दूसरा किरारी का काष्ठ स्तंभ, जिसमें सातवाहन काल के राजा और अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। ये जो काष्ठ स्तंभ है वो आपका अभी वर्तमान में म्यूजियम में, रायपुर के म्यूजियम में रखा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद तीसरे राजा थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने सिरपुर में एक संघाराम की स्थापना की। ये नागार्जुन बौद्ध के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आए थे नागार्जुन, जिनके लिए संघाराम की स्थापना की। अब ये संघाराम था क्या? संघाराम एक तरह का हॉस्टल जैसा ही एक रचना थी। इसमें मतलब बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी थे वो सब वहाँ रहते थे। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रोमन कालीन सिक्के। रोमन कालीन सिक्के जो है वो बिलासपुर के चकरबेड़ा से हमको रोमन कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आते हैं कुषाण वंश। छत्तीसगढ़ में कुषाण वंशी राजा जो थे वो थे कनिष्क, जिसका सिक्का जो है वो खरसिया के तेलीकोट गांव के पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर C.K. साहू के सहयोग से प्राप्त हुआ। साथ ही इनके काल में तांबे के सिक्के भी बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है मेघ वंश। सातवाहन काल के पश्चात संभवतः मेघ वंश ने शासन किया होगा, ऐसा पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं वाकाटक वंश। वाकाटक वंश छत्तीसगढ़ में 3री-4वीं शताब्दी में रहा था। यहाँ पर सबसे मतलब इन्होंने अपनी राजधानी बनाई नंदीवर्धन को। यहाँ जो आपका नंदीवर्धन जो है वो आपका नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इसके जो प्रथम राजा थे वो विंध्य शक्ति थे। याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। इनके जो प्रथम राजा थे वो विंध्य शक्ति थे, लेकिन इनके जो संस्थापक थे वो महेंद्र सेन थे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिनमें पूछा जाता है कि संस्थापक कौन थे, फिर पूछा जाता है कि इनके प्रथम राजा कौन थे। तो क्वेश्चन को अगर हमने ध्यान से नहीं पढ़ा तो जो संस्थापक होते हैं उसे हम प्रथम राजा में, और जो प्रथम राजा होते हैं उसे संस्थापक में, ऐसा कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो जो वाकाटक वंश थे उनकी राजधानी थी नंदीवर्धन, जो नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इनके प्रथम राजा थे विंध्य शक्ति, और वाकाटक वंश के संस्थापक थे महेंद्र सेन, और महेंद्र सेन इनके संस्थापक थे। इसकी जानकारी मिलती है हमको हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से। और इसी में भी जब हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है, उसमें महेंद्र सेन की जानकारी मिलती है। तो हम यह कह सकते हैं कि गुप्तों के अधीन ही ये भी शासन करते थे। इसके बाद राजा है प्रवर सेन। प्रवर सेन जो थे
महेंद्र सेन के समय गुप्तों के अधीन शासन करते थे, तो प्रवर सेन जो थे उन्होंने वाकाटक वंश को मजबूत करने का कार्य किया। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कालिदास। याद रखेंगे, जो कालिदास जो थे, महाकवि कालिदास, वो छत्तीसगढ़ के किस राजा के समकालीन थे? तो याद रखेंगे प्रवर सेन के समकालीन थे। इसके बाद आता है नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन के बारे में जानकारी मिलती है पृथ्वी सेन द्वितीय के बालाघाट अभिलेख से और भवदत्त वर्मा के रिद्धिपुर ताम्रपत्र से। जो भवदत्त वर्मा थे वो नल नागवंशी राजा थे। तो याद रखेंगे, नरेंद्र सेन की जानकारी मिलती है पृथ्वी सेन द्वितीय के बालाघाट अभिलेख से और भवदत्त वर्मा के रिद्धिपुर ताम्रपत्र से। इसके बाद पृथ्वी सेन द्वितीय जो उन्होंने लिखा था अपना बालाघाट अभिलेख, उसके अलावा दूसरा है आपका केसरी बेड़ा अभिलेख। केसरी बेड़ा अभिलेख जो अर्थपति ने जारी किया था, अर्थपति भी नल नागवंशीय राजा थे। इसके बाद आते हैं हरिसेन। हरिसेन में केवल इतना ही याद रखना है और याद रखना ही है कि हरिसेन जो हैं वो वाकाटक वंश के अंतिम राजा थे। वाकाटक वंश के अंतिम राजा थे। वाकाटक वंश को अगर हम मैप में देखें, अगर छत्तीसगढ़ के मैप में समझना चाहें, तो ये जो ऊपर वाला एरिया था वो कहलाता था दक्षिण कोशल और नीचे वाला जो था वो कहलाता था महाकांतार। तो दक्षिण कोशल जो एरिया था वहाँ जो राजा थे वो थे महेंद्र सेन और यहाँ पर थे व्याघ्रराज। इन दोनों की जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति रचना से। ठीक है, तो ये हुआ वाकाटक वंश। आगे देखते हैं गुप्त वंश और छत्तीसगढ़। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है हमको हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से और छत्तीसगढ़ से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर। भारत के इतिहास में गुप्त वंश के बहुत सारे राजा हुए। इसमें से श्रीगुप्त जो थे उन्होंने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी। उसके बाद श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त तक के राजा हुए और उसके बाद गुप्त वंश का पतन हो गया। तो राष्ट्रीय राजा जो थे उन्हीं में से कुछ राजाओं ने छत्तीसगढ़ में भी शासन किया था। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन मिलता है, जिसमें दक्षिण कोशल क्षेत्र में जो महेंद्र सेन नाम के हमने पीछे पढ़ा है कि महेंद्र सेन नाम के वाकाटक वंश के राजा थे, जिनको समुद्रगुप्त ने हराकर यहाँ पर गुप्त वंश की स्थापना की थी। उसी तरह महाकांतार क्षेत्र जो दंडकारण्य बस्तर वाला जो एरिया था वो महाकांतार कहलाता था। वहाँ के राजा थे व्याघ्रराज और महेंद्र सेन दोनों को समुद्रगुप्त ने पराजित करके इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तो उसी के बारे में जानकारी मिलती है हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से भी गुप्त वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। छत्तीसगढ़ से कुछ प्राप्त सिक्के मिले हैं, जो रायपुर के आरंग से एक सिक्का मिला है, दुर्ग के बानभरत से 9 सिक्के मिले हैं, जिनमें से एक आपका कुमारदत्त का है, 7 चंद्रगुप्त का है और एक आपका समुद्रगुप्त है। यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एलन नाम के एक पुरातत्ववेत्ता थे जो कहते हैं कि कच्छ समुद्रगुप्त का ही दूसरा नाम था और जो समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं उसमें कच्छ लिखा हुआ था। तो ऐसा कहते हैं कि समुद्रगुप्त जो थे वो कच्छ थे और उनके सिक्कों में जो कच्छ नाम मिला है वो समुद्रगुप्त का ही था। उसी के आधार पर मानते हैं कि समुद्रगुप्त के एक सिक्के मिले हैं। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यही वो राजा हैं जिन्होंने यहाँ पर
स्थायी राजवंश की स्थापना की। इन्होंने उदयगिरि अभिलेख जारी किया था जिसमें राजश्री कुल वंश की जानकारी मिलती है। इसके बाद गुप्त, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे वो गुप्त वंश की स्थापना का श्रेय जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही जाता है। तो हमने आज देख लिया सातवाहन काल, वाकाटक वंश, कुषाण वंश और उसके बाद आपका गुप्त वंश। ये गुप्त वंश जो है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जितना भी हम पढ़ रहे हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ें एज इट इज़ ऐसे ही पढ़ लेना है। आज के इस वीडियो के ख़त्म होने के साथ ही आपका प्राचीन कालीन इतिहास में राष्ट्रीय राजवंश वाला जो पोर्शन था वो आपका ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रीय राजवंश और साथ में मतलब प्राचीन कालीन इतिहास का हमने जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड एकदम इम्पॉर्टेंट फैक्ट को ही हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, और इसे आप केवल वो वीडियो देख करके ही आप पूरी तैयारी कर सकते हैं वन लाइनर फैक्ट के रूप में। पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो शुरू से लेके आखिरी तक के सारे वीडियो देखिए, ये आपके प्री मेंस दोनों में हेल्प करेगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाली हूँ उसमें आप उसी वीडियो बस को पढ़ेंगे तो भी आपका पूरा ये प्राचीन कालीन जो राष्ट्रीय राजवंश तक का है सिलेबस वो पूरा कवर उसमें हो जाएगा। थैंक यू।